फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है संगठन के मूलभूत सिद्धांत अथवा तत्व। पिछली वीडियो में हमने संगठन के प्रकृति तथा उसके मूल आधार के बारे में चर्चा करी थी। तो आज अति शीघ्र हम शुरू करने वाले हैं संगठन के मूलभूत सिद्धांत अथवा या तत्व। एक संगठन की कार्यकुशलता एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी रचना करते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाए जाएं। लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, टेलर, विलोबी आदि ने अपनी रचनाओं में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया है। वैसे कुछ विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन में केवल व्यवहारिक एवं अनुभववादी दृष्टिकोण ही लागू हो सकता है। संगठन के बारे में कुछ विद्वानों को अपनाने का अर्थ यह होगा कि हम उसकी गति को रोककर स्थिर कर देंगे। संगठन के आदर्शात्मक पक्ष के सिद्धांत नहीं चल सकते और न ही चलना उपयोगी है। परंपरावादी विचारकों की मान्यता है कि यदि संगठन की रचना कुछ सिद्धांतों के आधार पर की जाए तो यह अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बन सकेगा। एक प्रभावपूर्ण संगठन के मूलभूत सिद्धांत ये बताए गए हैं। नंबर 1, उद्देश्य का सिद्धांत। नंबर 2, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। नंबर 3, संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्रियात्मक व्याख्या का सिद्धांत। नेक्स्ट समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट आदेश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अगला है अधिकार का सिद्धांत। अगला पॉइंट नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नेक्स्ट है अपवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट श्रृंखला संबंधों का सिद्धांत। नेक्स्ट निरंतरता का सिद्धांत और नेक्स्ट है कार्यकुशलता का सिद्धांत। तो ये हमारे मूल सिद्धांत हैं। तो इनका हम विस्तार से वर्णन लेते हैं। नंबर 1, उद्देश्य का सिद्धांत। जिस प्रकार उद्देश्य रहित जीवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार किसी भी संस्थान के संगठन के उद्देश्य रहित होने से उसका निर्माण व अस्तित्व संभव नहीं होता। प्रत्येक संगठन का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि विभिन्न विभागों, साधनों, मशीनों व मालों के प्रयासों को निर्देशित करके उसकी पूर्ति की जा सके। नंबर 2, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी एक प्रमुख कार्य के निष्पादन करने तक ही सीमित रहना चाहिए। संगठन के सदस्यों को उसकी योग्यता, रुचि तथा कार्यकुशलता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाएं तथा संगठनों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस। एक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों, क्रियाओं, कर्मचारियों, अधिकारियों के दायित्वों एवं अधिकारों में संतुलन हो, अन्यथा आपसी मतभेद, मनमुटाव और अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण संगठन प्रभावपूर्ण ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल हो जाएगा। विभिन्न अधिकारों का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण होता है, अतः केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों में उचित संतुलन हो। इससे उच्च अधिकारियों और उनके अधीनस्थों में आपसी मतभेद और मनमुटाव उत्पन्न होने की आशंका नहीं रहेगी। इसी प्रकार अधिकारियों तथा उसके अधीनस्थों को दिए जाने वाले अधिकारों के विवरण में भी संतुलन बनाए रखना होगा। प्रबंध का नियंत्रण क्षेत्र तथा संदेश वाहक की सीमा में भी संतुलन स्थापित करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक विभाग कर्मचारियों के दायित्वों, अधिकारों, प्रबंध आदि क्षेत्र में उचित संतुलन स्थापित करके प्रभावपूर्ण संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। संतुलन से ही संगठन में स्थायित्व आता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्रियात्मक व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द फंक्शनल डेफिनेशन। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छे संगठन में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों और विभागों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट एवं निश्चित विवेचन किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारी अपने कार्य को पूर्ण दायित्व एवं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पूरा कर सकेंगे।
किसी तरह से एक दूसरे के कार्य क्षेत्र की सीमाओं, अधिकारों एवं दायित्वों का दुरुपयोग एवं दोहराव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन। किसी भी संगठन के प्रभावपूर्ण, लाभपूर्ण एवं सतत कार्य संतुलन के लिए आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन के साधनों एवं प्रयासों में उचित समन्वय स्थापित किया जाए। बिना समन्वय के सभी साधन प्रयासों का अपव्यय होता है तथा वे संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। प्रभावपूर्ण समन्वय हेतु संगठन चार्ट की सहायता की जाती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ द कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी या व्यक्ति एक से अधिक अवसर या अधिकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दोनों अधिकारियों को खुश नहीं रख सकता। अतः जहाँ तक संभव हो सके एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होगा तो उससे आदेश मानने एवं दायित्वों को समझने के लिए देरी लगेगी। इसके साथ ही आदेशों में व्यर्थ का संघर्ष होगा और कार्य की जिम्मेदारी के साथ पूरा नहीं कर सकेगा। अतः एक कर्मचारी का एक अधिकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छे संगठन में प्रत्येक अधिकारी व उसके अधीनस्थों को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके क्या उत्तरदायित्व हैं और वे किस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। अधीनस्थों एवं कर्मचारी अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं तथा अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य को पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब प्रत्येक कर्मचारी को इस सिद्धांत का ज्ञान होगा तो वे अपने दिए हुए कार्य को पूर्ण उत्तरदायित्व और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। इस सिद्धांत के अभाव में कार्य पूरा नहीं किया जाएगा और संगठन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रत्येक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु उन्हें अधिकार भी दिए जाने चाहिए। बिना अधिकार दिए उत्तरदायित्व सौंपना व्यर्थ है, क्योंकि उत्तरदायित्व एवं अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना व्यर्थ होते हैं। अतः जिस प्रकार व्यक्ति को जैसा उत्तरदायित्व सौंपा जाए उसी के अनुरूप उसे पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए, जिससे कि वह उस कार्य को संपन्न कर सके। अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों के अभाव में अपने उत्तरदायित्व को दिए गए कार्य को पूरा करने में नहीं निभा सकेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन में प्रत्येक अधिकारी को नियंत्रण का क्षेत्र उतना ही दिया जाना चाहिए जितने पर कि वह प्रभाव नियंत्रण रख सके। प्रत्येक अधिकारी की अपनी मानवीय सीमाएं होती है, उसे अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य की देखरेख करनी पड़ती है। अतः उसके नीचे 5 या 6 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अधिक व्यक्ति होने से वह भली भांति उन्हें मार्गदर्शन नहीं दे सकता तथा उनका प्रभावपूर्ण निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण भी नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है अपवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छे संगठन में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि अपवाद स्वरूप जटिल समस्याओं और मामले की उच्च स्तरीय प्रबंधकों के सामने रखे जाते हैं और अन्य नियमित रूप से होने वाले कार्यों को संबंधित समस्याओं को प्रबंध के निम्न स्तरीय अधिकारियों द्वारा ही हल कर लिया जाता है, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंधकों का समय मूल्यवान होता है और वे इस प्रकार से व्यर्थ किए गए समय को अन्य कार्यों में लगाकर संगठन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार से इस सिद्धांत में उच्च स्तरीय अधिकारियों की भूमिका बहुत मूल्यवान समझी जाती है। नेक्स्ट है श्रृंखला संबंधों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छे संगठन के आदेश की श्रृंखला अथवा अधिकारों की रेखा की स्पष्ट व निश्चित व्याख्या की जानी चाहिए। प्रत्येक संगठन के ऊपर से नीचे तक औपचारिक अधिकारों एवं संबंधों की एक स्पष्ट रेखा होना आवश्यक है। प्रत्येक संगठन में कार्यरत कर्मचारी उच्च स्तरीय
मध्य स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध स्तर के अंतर्गत आते हैं। उन सभी को एक ही स्तर में रखना उचित नहीं होता। अतः वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारियों में परस्पर औपचारिक संबंध की श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इन संबंधों को संगठन चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए। इस श्रृंखला संबंधों से उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समय परिवर्तनशील होता है। समय के साथ साथ आवश्यकताएं, उत्पादन की विधियां, संगठन के आकार, प्रशिक्षण आदि में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संगठन का भी पुनर्गठन करना पड़ता है। अतः पुनर्गठन करने का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि उपक्रम में निरंतर रूप से चलाया जा सके। नेक्स्ट है कार्यकुशलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक संगठन ऐसा होना चाहिए कि जो कि अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को न्यूनतम लागत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। यदि इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो यह कार्यकुशलता के सिद्धांत को पूरा करता है। एक व्यक्ति के लिए कार्य संतोष प्रदान करना ही एक महत्वपूर्ण संगठन की कार्यकुशलता का मापदंड है। इसके विपरीत समाज के दृष्टिकोण से एक संगठन कार्यकुशलता के सिद्धांत को पूर्ण उस समय करता है जबकि समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। कार्यकुशलता से ही संगठन की प्रभावशीलता प्रकट होती है। इसी प्रकार मुने तथा रैली ने एक आदर्श संगठन के 4 सिद्धांतों का इस प्रकार उल्लेख किया है। नंबर 1 समन्वयात्मक सिद्धांत, नंबर 2 पदसोपान का सिद्धांत, नंबर 3 कार्यात्मक सिद्धांत और नंबर 4 स्टाफ तथा श्रेणी। तो इनका हम थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। यह सिद्धांत सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य की एकता का समर्थन करता है तथा शक्ति तथा नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर देता है, किंतु समन्वय केवल पदसोपान के माध्यम से ही स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका विकास सिद्धांत, आत्मशक्ति एवं मनोबल की एकीकृत शक्तियों पर निर्भर करता है। नंबर 2 पदसोपान का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्रियान्वित करते समय नेतृत्व, हस्तांतरण एवं कार्यात्मक परिभाषा की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत सत्ता को लंबवत रूप में यानी वर्टिकली में विभाजित करता है और संगठन की सभी इकाइयों को कुछ निश्चित कार्य सौंप देता है। यह कार्यात्मक सिद्धांत से भिन्नता रखता है। नेक्स्ट है कार्यात्मक सिद्धांत, द फंक्शनल प्रिंसिपल्स। यह सिद्धांत वास्तव में विशेषीकरण का सिद्धांत है। जब हम एक ही स्तर के 2 अधिकारियों में भेद करते हैं तो यह भेद इसी सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि अधिकारी या इकाई जो भी है संगठन, उसके कार्य क्या क्या है। नेक्स्ट है स्टाफ तथा श्रेणी। संगठन में ये दोनों इकाइयाँ होती है। श्रेणी इकाई शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और स्टाफ इकाई का कार्य परामर्श देना एवं विचार प्रकट करना होता है। यद्यपि इसके आधार पर हम संगठन के समन्वय में 2 मान्यताएं नहीं बना सकते, तथापि इन दोनों पदों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे संगठन में विभाजन की अपेक्षा एकीकरण को प्रोत्साहन मिले। संगठन के संबंध में व्यवहारवादी विचारकों का मान्यता है कि संगठन के सिद्धांत जैसी चीज़ों में केवल उतना ही सत्य हो जितना सत्य हमें किसी कल्पना या कहावत में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में स्वीकार किया कि उनका ग्रंथ लोक प्रशासन के सिद्धांतों से भिन्न मार्ग पर चलेगा। उनके मतानुसार इन संगठनों का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये कहावतों की तरफ से जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स। प्रत्येक सिद्धांत का एक विरोध सिद्धांत भी प्राप्त हो जाता है जो पहले की भांति मान्य है। सिद्धांतों को मानना एवं नहीं मानना दोनों दृष्टिकोण इस प्रकार से एकांकी हैं और दोनों में ही आंशिक सत्य है। इस दृष्टि से यह कहना गलत होगा कि लोक प्रशासन के सिद्धांत होते ही नहीं या संगठन के सिद्धांत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। इसी तरह यह कहना भी गलत है कि संगठन के ये सिद्धांत जो के तो मान लिए जाने चाहिए। इसी तरह हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन के सामान्य सिद्धांत
निम्न प्रकार हैं, उन्होंने भी अपने अनुसार बताए हैं। नंबर 1, यदि समूह में कार्य का विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन कर दिया जाए तो प्रशासकीय कार्यकुशलता बढ़ेगी। नंबर 2, यदि समूह के सदस्यों को शक्ति के एक निश्चित पद सोपान के अधीन कर दिया जाए तो प्रशासकीय कार्यकुशलता बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर 3, यदि पद सोपान में छोटी संख्या के किसी बिंदु पर नियंत्रण के क्षेत्र को सीमित कर दिया जाए तो प्रशासकीय कार्यकुशलता बढ़ेगी। नेक्स्ट नंबर 4, यदि कर्मचारियों या कार्यकर्ताओं को नियंत्रण के उद्देश्य से लक्ष्य, प्रक्रिया या स्थान के आधार पर संगठित किया जाए तो प्रशासकीय कार्यकुशलता में अभिवृद्धि होगी। लोक प्रशासन के कुछ अन्य सिद्धांत द्वारा संगठन के जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें से कुछ और बताए गए हैं, जैसे पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, विशेषीकरण, विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। संगठन के इन सिद्धांतों में से कुछ परंपरावादी औपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं और दूसरे अनौपचारिक एवं व्यवहारिक संगठन के लक्षण हैं। इन सिद्धांतों का विस्तार से विवेचन हम कर चुके हैं, तो आशा करता हूं कि आपने ये अपना जो टॉपिक है इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा। धन्यवाद।